नमस्कार। आप लोग अभी इंटर्नशिप में हो। आपको इंटर्नशिप में 6 दिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल ऑब्जर्वेशन को देखना है कि स्कूल किस प्रकार चलती हैं, स्कूल में प्रार्थना किस प्रकार होती हैं, स्कूल में टीचर किस प्रकार, उनका रहन सहन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार पढ़ाते हैं, ये सब देखना है आपको। उसके बाद आपके नेक्स्ट वीक में आपके लेसन बनेंगे। तो लेसन प्लान किस तरह से बनाना है, लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान की विशेषताएं क्या हैं, ये सब विभिन्न वीडियो में आपको भेजूंगा। और आज हम लेते हैं लेसन प्लान। तो पाठ योजना का स्वरूप किस प्रकार का होता है, पाठ योजना किस प्रकार से बनता है, उसका स्वरूप क्या है, उसको अपन आज अध्ययन कर रहे हैं कि पाठ योजना का स्वरूप किस प्रकार का होता है। तो देखिए, पाठ योजना, जब अपन पाठ योजना बनाते हैं, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तब पाठ योजना क्या है और क्यों बनाई जाती हैं, ये विभिन्न बातें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले अभी आपके ये आवश्यक है, पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाती हैं ये पढ़ना आवश्यक है। तो आप पाठ योजना किस प्रकार बनाई जाती हैं वो आप देखिए कि सबसे पहले इस पाठ योजना में उद्देश्य लिखे जाते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। यानी हम पाठ योजना क्यों बनाते हैं, उसके उद्देश्य, हम पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, वो उद्देश्य हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके अंतर्गत प्रकरण से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो हम लिखते हैं। उसके बाद में हम प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट प्रस्तावना बनाते हैं। ये विभिन्न उद्देश्य होते हैं, वो मैं आपको अभी कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, ज्ञानोदयोग, ये किस प्रकार लिखे जाते हैं वो भी इसी हम वीडियो में देखेंगे। उसके प्रकार से प्रस्तावना बनती है। इसके बाद में सबसे पहले क्लास में जाते ही अध्यापक प्रस्तावना करता है, क्योंकि छात्र वो अपने पहले जाते ही छात्रों के सामने जब अध्यापक जाता है तो सबसे पहले छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए वो किसी भी प्रकार से प्रस्तावना करता है। वो चाहे कहानी से हो, वो चाहे प्रश्नों से हो, वो चाहे प्रयोग द्वारा हो, किसी भी प्रकार से वो प्रस्तावना करता है अध्यापक। यानी उन छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने बोर्ड की तरफ और पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले प्रस्तावना की जाती है। उसके बाद में उद्देश्य कथन कहा जाता है। उद्देश्य कथन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसके लिए कथन किया जाता है। यानी वो पाठ, कौन सा पाठ। अब देखिए, प्रस्तावना में होता ही है कि लास्ट जो प्रश्न या लास्ट जो जहां भी प्रस्तावना, तो जहां भी प्रस्तावना समाप्त होती है वहां से, यानी प्रस्तावना से ये देखा जाता है कि पूर्व ज्ञान क्या है और नवीन ज्ञान क्या देना है। तो वहां पर पूर्व ज्ञान को देखते हुए नवीन ज्ञान क्या देना है वो उसका उद्देश्य कथन होता है। नवीन ज्ञान देना उद्देश्य कथन होता है। उसके पश्चात विकासात्मक प्रश्न होते हैं। प्रथम बिंदु के जो पहला बिंदु है उसके विकासात्मक प्रश्न होंगे। पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। कुछ विकासात्मक प्रश्न बनते हैं जिससे कि पाठ का विकास होता है और विकासात्मक प्रश्न के द्वारा विकास किया जाता है पाठ का। उसके पश्चात स्पष्टीकरण, बिंदु का स्पष्टीकरण होता है, स्पष्टीकरण किया जाता है बिंदु का, और श्यामपट्ट सार लिखा जाता है। श्यामपट्ट सार लिखा जाता है। जो श्यामपट्ट सार होता है वो श्यामपट्ट सार लिखा जाता है। श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर जो लिखना होता है वो अध्यापक लिखता है। और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न या बोध प्रश्न होते हैं। कुछ बोध प्रश्न होते हैं।
बहुत प्रश्न होते हैं। उसके बाद वही ये चारों वापस चलेंगे। दूसरे बिंदु का विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट सार और बहुत प्रश्न। इसके बाद वापस तीसरे बिंदु का, जितना हमारे पास समय है, जितना समय के लिए हम वीडियो ये कालांश हम ले रहे हैं, जितना समय के लिए हम लेसन बना रहे हैं, हमारे पास 30 मिनट है, हमारे पास 35 मिनट है, हमारे पास 45 मिनट है, कितने समय है उसके अनुसार हम बिंदु लेंगे, कितने बिंदु, और उतने ही अगर 3 बिंदु लिए तो 3 बार विकासात्मक प्रश्न, 2 बिंदु लिए तो 2 बार स्पष्टीकरण भी आएगा, श्यामपट्ट सार भी आएगा। इस प्रकार जितने बिंदु है उतना हम ये लेंगे, इतना उसका मैटर है हमारे पास, वो उसके आधार पर निर्भर करता है कि हम कितनी बार ये, और उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। जितने भी बिंदु हमने लिए हैं इसके पुनरावृत्ति प्रश्न बनाए जाते हैं, और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृह कार्य दिया जाता है, अंत में गृह कार्य दिया जाता है। तो इन स्टेप से होकर चलता है, पाठ योजना बनाई जाती है। यानी इस पाठ योजना को इन स्टेप से सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, कक्षा में जाकर अध्यापक प्रस्तावना करता है तो वो लिखेंगे, फिर उद्देश्य कथन होता है वो लिखेंगे। उसके बाद उन हमारे पास कितना समय है उस आधार पर हम कितना बिंदु ले रहे हैं, तो पहले बिंदु का विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट सार और बहुत प्रश्न, फिर वापस वही विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट सार और बहुत प्रश्न। इस प्रकार से जितना समय के लिए हम वो वीडियो बना रहे हैं, हम जितने समय के लिए हम काम कक्षा में हमें अध्ययन करवाना है, उतने उस आधार पर ये हमें लिखने हुए, और उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न बनेंगे, फिर होमवर्क बनेगा, फिर होमवर्क दिया जाएगा छात्रों को। अब ये किस प्रकार बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं कि सबसे पहले उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाते हैं, सबसे पहले उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाते हैं वो हम देखेंगे। अब देखिए, उद्देश्य में जो मैं आपको बता रहा हूं वही उस उद्देश्य के अंदर आएगा। यानी ज्ञान के उद्देश्य में क्या आएगा, बालक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, बालक को ज्ञान देना। यानी सबसे पहले इसमें से कोई भी आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य होता है जो टॉपिक का नाम, छात्र इस टॉपिक के संबंध का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, इसी प्रकार से प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसी प्रकार से इसकी जगह अंकित लिख सकते हैं, अंकित कर सकेंगे। जो चीज वहां अपन को, जो चीज हम बता रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं वो यहां लिखा जाएगा, अंकित कर सकेंगे। उसी प्रकार से सूचनाएं प्राप्त करेंगे, सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये ज्ञान के उद्देश्य के अंदर यह आएगा। सबसे पहले ज्ञान का उद्देश्य, नंबर 1 ज्ञान का उद्देश्य होता है। ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला उद्देश्य होता है ज्ञान का, और उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे छात्र। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं दाब, विज्ञान का एक टॉपिक है दाब, तो छात्र दाब से संबंधित विभिन्न चीजों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र दाब का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। छात्र दाब से संबंधित विभिन्न जो बातें हैं उसको अंकित कर सकेंगे, और दाब से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञान के अंदर आता है। यहाँ पर आपको प्रत्यास्मरण की जगह एक शब्द और मिलता है, वो है पुनः पहचान कर सकेंगे। पुनः पहचान कर सकेंगे, या तो प्रत्यास्मरण या पुनः पहचान कर सकेंगे। ये भी आप इसकी जगह लिख सकते हो।
इसकी जगह आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा उद्देश्य होता है हमारा अवबोध का। अवबोध, अवबोध का उद्देश्य, अवबोध के अंदर छात्र क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या बताते हैं अवबोध में, यानी छात्र क्या क्या बोध कर सकता है। छात्र जब हम हमारे उद्देश्य, अवबोध का उद्देश्य होता है छात्रों को बोध कराने का जो उद्देश्य होता है, उसके पीछे हम किसी चीजों में कई बार तुलना करते हैं, कई बार तुलना करते हैं। तो वो अगर तुलना हम कर रहे हैं तो वहां पर आएगा कि छात्र इन दोनों चीजों में तुलना कर सकेंगे। नंबर 1, छात्र जो जो चीजें हम बता रहे हैं उनमें, ये तो यहां तक ज्ञान के हो गए, छात्र जो चीजें हम जिनमें तुलना कर रहे हैं उनमें तुलना कर सकेंगे। इसी प्रकार से यदि हम विभेद, उनको उनमें भेद कर रहे हैं तो छात्र विभेद कर सकेंगे। इसी प्रकार से हम किसी चीजों का वर्गीकरण करके बता रहे हैं तो वो भी बोध के अंदर आएगा, वर्गीकरण कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे छात्र। और इसी के अंदर हम किसी चीजों को क्रमबद्ध रख रहे हैं तो कि क्रमबद्ध रूप में क्या हुआ, सबसे पहले क्या घटना घटी, दूसरी बार क्या घटना घटी, तीसरी बार क्या घटना घटी, तो वो भी अवबोध में आएगा कि हम कि छात्र क्रमबद्ध कर सकेंगे, क्रमबद्ध कर सकेंगे। और छात्र व्याख्या, अगर हम व्याख्या करके बता रहे हैं तो छात्र व्याख्या कर सकेंगे, छात्र व्याख्या कर सकेंगे। व्याख्या भी अवबोध के अंदर आता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी चीजों का उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण भी इसी के अंदर आता है, उदाहरण दे सकेंगे। छात्र उदाहरण दे सकेंगे। और इसी प्रकार यदि कोई चीज, किसी चीज को हम इंगित कर रहे हैं, किसी चीज की त्रुटियों को बता रहे हैं तो वो त्रुटियां बता सकेंगे, छात्र त्रुटियां बता सकेंगे। ये भी इसी के अंदर आता है, त्रुटियां बता सकेंगे छात्र। तो ये चीजें अवबोध के अंदर आएगी। ये दूसरा उद्देश्य हमारा अवबोध का है। अब इसमें से कोई भी दो उद्देश्य आपको लेने हैं। यदि आप उदाहरण दे रहे हो तो वहां उदाहरण का लिखोगे आप, यदि आप तुलना कर रहे हो किसी चीजों में तो वहां तुलना का लिखोगे, यदि आप कहीं विभेदीकरण कर रहे हो तो विभेद का लिखोगे, वर्गीकरण कर रहे हो किसी चीज का पाठ योजना में तो वहां वर्गीकरण लिखोगे, क्रमबद्ध करके बता रहे हो किसी चीज को तो वहां क्रमबद्ध आएगा। यहाँ पर अवबोध के अंदर ही सारणी बना सकेंगे। सारणी का क्या आता है कि छात्र सारणी, यदि आप सारणी बना के बता रहे हो तो सारणी बना सकेंगे, छात्र सारणी बना सकेंगे। ये विभिन्न चीजें हैं वो अवबोध के अंदर आएगी। इसके पश्चात आता है ज्ञानोपयोग। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग या अनुपयोग। कहीं ज्ञानोपयोग भी दिखाता है, कहीं अनुपयोग भी दिखाता है। तो ज्ञानोपयोग के अंदर यानी ज्ञान का उपयोग छात्र अपने जीवन में किस प्रकार करेंगे, जो आप ज्ञान दे रहे हो उसका छात्र अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करेंगे। तो ज्ञानोपयोग में क्या होगा कि छात्र एक तो विश्लेषित कर सके, किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, वो ज्ञान का उपयोग करके करते हैं तो छात्र विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र ज्ञात कर सकेंगे, छात्र निष्कर्ष निकाल सकेंगे, छात्र पुष्टि कर सकेंगे। ये विभिन्न बातें छात्र अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, भावी जीवन में उसको इस प्रकार उपयोग ले लेंगे, जो बातें सीख रहे हैं उसका। ये सारी ज्ञानोपयोग के अंदर आती है। तो इनको हम किस प्रकार लिखेंगे वो हम देखेंगे। जो चीज हम बता रहे हैं उसके लिए छात्र
अपने जीवन में, अपने भावी जीवन में ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे, जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अपने जीवन में छात्र उपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार छात्र जो हम पढ़ा रहे हैं उसको विश्लेषित कर सकेंगे। छात्र क्या कर सकेंगे? विश्लेषित कर सकेंगे। विश्लेषण करना, किसी चीज का विश्लेषण करना, छात्र विश्लेषित कर सकेंगे। और इसी प्रकार से छात्र विवेचन कर सकेंगे। विवेचन थोड़ा सा इसमें भी आ जाता है, अवबोध में भी आ जाता है। तो इसको हम विवेचन अवबोध में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको कई बार क्या होता है कि हम इसको हटा देते हैं। तो छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ये आप लिख सकते हैं, या ज्ञात कर सकेंगे किसी चीज को। जैसे गणित का कोई टॉपिक ले रहे हैं तो आप जैसे ब्याज से संबंधित, तो छात्र ब्याज को ज्ञात कर सकेंगे। इस प्रकार से ज्ञात कर सकेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकेंगे। छात्र इन चीजों को ज्ञात कर सकेंगे। छात्र समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाने में कोई समाधान किसी प्रकार किसी चीज का आया है तो लिखेंगे कि छात्र हम चीज का समाधान कर सकेंगे। जो चीज आप पढ़ा रहे हो वही होनी चाहिए। छात्र निष्कर्ष निकाल सकेंगे, ये भी इसके अंदर आता है। अब निष्कर्ष किस चीज का? जो चीज आपने पढ़ाई है, अगर उसमें आप निष्कर्ष निकाल रहे हो तो ही लिखना है कि निष्कर्ष निकाल सकेंगे। छात्र किसी चीज की पुष्टि कर सकेंगे, किसी चीज की पुष्टि करना। अब यदि आप पुष्टि करके बता रहे हो तभी आपको पुष्टि करने का लिखना है। अब इनमें से जो चीज आप बता रहे हो, कोई भी दो चीजें लिखनी है, कोई भी दो चीजें। और यहाँ पर आगे क्या लिखना है वो जब मैं आपको पूरा लेसन बनाऊंगा तब तो देखिए, एक मैं उदाहरण बता देता हूँ कि छात्र पढ़े गए जो चीज है उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अपन किसी चीज को विश्लेषित करके बताया तो छात्र ये अमुक अमुक चीज का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र इस चीज को ज्ञात कर सकेंगे। इस प्रकार से पूरा लिखना है। अब वो किस प्रकार लिखना है मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगा, उस अकॉर्डिंग लिखना है। जो पढ़ा रहे हैं उस अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, उसके हिसाब से कैसे लिखेंगे। अब ये चीजें इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी ज्ञानोपयोग, या कहीं जगह अनुप्रयोग भी मिलता है और कई जगह ज्ञानोपयोग भी मिलता है। चौथा उद्देश्य होता है कौशल का। कौशल प्राप्त, छात्र को कुशल बनाना, छात्रों को किस चीज में कुशल बनाना। तो चौथा उद्देश्य होता है कौशल का। कौशल में किसी चीज को यदि हम चित्र बना के बता रहे हैं तो वहां पर आएगा कि छात्र इस अमुक वस्तु का चित्र अंकित कर सकेंगे। अगर चित्रों के ऊपर हम उसको नामांकित कर रहे हैं तो छात्र चित्र को नामांकित कर सकेंगे, निरूपण कर सकेंगे, वो कौशल प्राप्त होगा। अगर कोई प्रयोग करके बता रहे हैं तो छात्र प्रयोग कर सकेंगे। किसी चीजों का संग्रहण करके बता रहे हैं तो छात्र संग्रहण कर सकेंगे। निरीक्षण करके बता रहे हैं तो छात्र निरीक्षण कर सकेंगे। जैसा हम पढ़ा रहे हैं, हम उस लेसन के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे उद्देश्य क्या बनते हैं। तो कौशल के अंदर छात्र
जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका चित्रण कर सकेंगे या अंकन कर सकेंगे। चित्रण कर सकेंगे। अब देखिए, अगर आप सारणी वहां भी आया था, वो सारणी में किस प्रकार लिखना है, वो है ये सारणी बना सकेंगे। यहाँ पर आएगा सारणी बना सकेंगे किसी चीज की। हम सारणी अगर बनाकर बता रहे हैं तो हम सारणी बना सकेंगे। छात्र इस चीज की सारणी बना सकेंगे। छात्र प्रयोग कर सकेंगे। प्रयोग, अगर आप प्रयोग करके बता रहे हो तो प्रयोग कर सकेंगे। जो चीज आप बता रहे हो छात्रों को किसमें आप कुशलता दे रहे हो, वो चीजें इसमें आएगी। दो आपके उद्देश्य ये भी बनेंगे, कोई भी दो उद्देश्य आपको ये भी लिखना है। छात्र जैसे कोई संग्रहण करके बता रहे हो तो छात्र संग्रह कर सकेंगे, अमुक चीजों का संग्रह कर सकेंगे। तो विभिन्न बातें, इनके अंदर कुशलता वो किसमें प्राप्त दे रहे हो, वो कौशल के उद्देश्य के अंदर आएगी। उसके पश्चात रुचि का उद्देश्य आता है, अभिरुचि कि छात्र का अभिरुचि किस प्रकार वृद्धि होगी। छात्र की अभिरुचि में पांचवा उद्देश्य होता है अभिरुचि का। अभिरुचि में अभिरुचि यानी छात्र जब हम पढ़ाएंगे उसके बाद में छात्रों की रुचि किस प्रकार जागृत होगी, छात्रों की रुचि किस प्रकार जागृत, तो किसके अध्ययन में, जैसे अध्ययन में रुचि लेंगे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि लेंगे, विभिन्न जो क्रियाकलाप जो हम करवाएंगे अगर क्लास में तो उसमें रुचि ले सकेंगे। भ्रमण के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो भ्रमण में रुचि ले सकेंगे। इस प्रकार विभिन्न जो चीज जिस प्रकार का हम लेसन प्लान के अंदर, लेसन में हम पढ़ा रहे हैं, उस पाठ में हम पढ़ा रहे हैं, उस प्रकार के उद्देश्य अभिरुचि का बनेगा। तो अभिरुचि में कौन कौन से आएंगे, छात्र अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। पहला छात्र खाना के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। अभी इसी प्रकार लिखना है, लेंगे नहीं ले सकेंगे, इसी प्रकार से लिखना है, सारे ऐसे लिखने आपको। छात्र किसी चीज की अगर हम जानकारी दे तो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार हम यदि किसी तरह का क्रियाकलाप करवा रहे हैं तो छात्र इन चीजों के क्रियाकलाप में रुचि लेने कर सकेंगे। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में रुचि जागृत होगी। इस अमुक टॉपिक से संबंधित जो टॉपिक आपका है उसी से संबंधित आप लिखोगे, ठीक है ना। ये आपके अभिरुचि में आएगा। उसके बाद अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या विकसित होगा, अभिवृत्ति क्या विकसित होगी, वो हम देखेंगे जब हम लेसन प्लान बनाएंगे, हम पाठ पढ़ाएंगे छात्रों को, तो वहां पर उन पाठ के द्वारा छात्रों में क्या एटीट्यूड विकसित होगा, किस प्रकार का उनमें अभिवृत्ति विकसित होगी, वो हम समझाएंगे। तो देखिए छात्रों में अभिवृत्ति क्या विकसित होगी। अभिवृत्ति के अंदर क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले भावना किस प्रकार की प्रकट होती है, वो हाँ छात्र किसी चीज का सामना करते हैं, छात्र किसी चीज में अध्ययन करते हैं, छात्र किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, ये विभिन्न बातें इनकी अभिवृत्ति उनमें विकसित होगी, उससे अभिवृत्ति उसमें विकसित होगी। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अभिवृत्ति किस चीजों में विकसित होगी, तो छात्र अध्ययन कर सकेंगे, छात्रों में इन चीज के प्रति अभिवृत्ति विकसित होगी, अध्ययन के प्रति अभिवृत्ति विकसित होगी। जिन चीजों के प्रति जो चीज आप बता रहे हैं, मूल्यांकन में अभिवृत्ति विकसित होगी, किस चीज में अभिवृत्ति विकसित होगी वो आपको लिखना है। यहाँ पर किस चीज का एटीट्यूड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ योजना के उद्देश्य हैं।
पाठ योजना सबसे पहले उद्देश्य लिखे जाते हैं, उसके पश्चात जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ आपके उद्देश्य यही समाप्त होते हैं। इसके बाद हम आगे किस प्रकार बढ़ते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उद्देश्यों के पश्चात जब हम उद्देश्य लिख लेते हैं तो नीचे उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं कि हम सहायक सामग्री पाठ के अंदर हम सहायक सामग्री क्या क्या लेंगे। इस लेसन जब हम पढ़ाएंगे तो हमें सहायक सामग्री की किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब सहायक सामग्री में क्या आएगा, यहाँ पर आप सारे लिखोगे, चौक, कहीं आपको श्वेत वृत्तिका लिखा था, हिंदी में श्वेत वृत्तिका कहते हैं। आप कलर चौक ले रहे हो तो वो भी लिख सकते हो, रंगीन चौक, ठीक है नहीं, चौक, रजिस्टर। और आप क्या लोगे, पॉइंटर। और अगर कोई चार्ट ले रहे हो तो यदि चार्ट बना के बता रहे हो तो लिखना है। अब किस चीज़ का चार्ट है वो आपको लिखना है, कुछ अमुक बनाने चीज़ का चार्ट। मॉडल ले रहे हो तो मॉडल, किसी चीज़ का आप मॉडल, ग्लोब जैसे लाए तो यहाँ लिखोगे ग्लोब, और अगर मॉडल बना के लाया तो अमुक अमुक चीज़ का मॉडल। जो जो चीज़ आप उपयोग में ले रहे हो वो सारी यहाँ पर लिखनी है, वो सारी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। इसके बाद लिखा जाता है पूर्व ज्ञान, यानी छात्रों को पूर्व ज्ञान क्या है, छात्रों को पूर्व ज्ञान क्या है, क्योंकि हमें प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से आरंभ करनी है। जो छात्रों को पूर्व ज्ञान होगा वहां से हमारी प्रस्तावना प्रारंभ होगी और नवीन ज्ञान पर रुकेगी। इसलिए यहां पर पूर्व ज्ञान लिखा जाता है, उसके बाद प्रस्तावना लिखी जाती है, उसके पश्चात प्रस्तावना यहाँ किसी भी प्रकार से कर सकते हो। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन आता है, उद्देश्य कथन आता है, और उद्देश्य कथन के पश्चात प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण के पश्चात इसके अंदर वही मैंने आपको बताया प्रश्न, प्रश्न के बाद छात्र जो अध्यापक काम करता है, नहीं अध्यापक क्या करता है, अध्यापक किस प्रकार करता है और किसके द्वारा, ये सारी चीजें उसमें आएगी। जैसे हम प्रस्तुतिकरण के अध्ययन बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, किस प्रकार। सबसे पहले विकासात्मक छात्र अध्यापक कथन, उसको हम अध्यापक कथन कहेंगे। क्या कहेंगे, अध्यापक कथन या छात्राध्यापक कथन। और अध्यापक कथन के बाद छात्र क्रिया आती है, और हम ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं वो, यानी श्यामपट कार्य, और बोध प्रश्न, ये चीजें आएगी प्रस्तुतिकरण में। ये कितनी बार आएगी वो हमारे समय के ऊपर निर्भर करता है, कितने समय का हम लेसन बना रहे हैं। आपको 30 से 35 मिनट का लेसन बनाना है। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, और अंत में गृह कार्य। और फिर आपका यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है।
अब लेसन किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार पूरा का पूरा लेसन बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।